मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां मुझे वहां से सुनिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, उनकी खामोशी चर्चा में रहती थी, लेकिन जब वो कहते थे बहुत कम कहते थे, लेकिन सटीक कहते थे और गहरा कहते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले सिख प्रधानमंत्री, चौथे सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। आज उनको याद किया जा रहा है, उनके किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, ट्वीट भी उन्होंने किया था, उनके परिवार से भी मिले। उनकी बेटी का इंतजार हो रहा है और बताया जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार होगा और दर्शनों के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए कांग्रेस के दफ्तर में भी, कार्यालय में भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की कुछ यादें, संसद भवन में आते हुए, जाते हुए, उनके कार्य करते हुए, कुछ बड़े निर्णय लेते समय उनकी तस्वीरें, कुछ बड़ी हस्तियों के साथ उनकी तस्वीरें। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान, 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी यादें साझा की हैं सोशल मीडिया पर। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उस समय क्या बातचीत होती थी, कैसा उनका रिश्ता था, वो साझा किया है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई कुछ यादगार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और गांधी परिवार के साथ साथ पार्टी की रैलियों में उनकी भागीदारी की ये तस्वीरें उनकी यादों को ताजा करती हैं। ये पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से मिलते हुए मनमोहन सिंह, ये तस्वीरें, और देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक खिलखिलाहट है, ये नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री ने विदाई भाषण में तो उनका जिक्र भी किया। सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाने वाले, 2004 में प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद फिर प्रधानमंत्री उनको बनाया गया। खूब कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन वो अपना काम निरंतर करते चले गए। राहुल गांधी से अपनापन भी कई मौकों पर कुछ इस रूप में दिखाई दिया, जब गले मिलते हुए दिखाई दिए। कैबिनेट के अलग अलग समय पर ली गई बैठकें हुई, वो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। CWC की बैठक, हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक सिंघल भी हमारे साथ और हिमांशु भी हमारे साथ हैं। अशोक, CWC की बैठक चल ही रही थी और 100 साल का मौका था, वो बैठक आधे में खत्म करनी पड़ी है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जो है नहीं रहने के चलते। लेकिन आप चूंकि इस समय आवास के बाहर मौजूद हैं, अभी क्या क्या हलचल, अभी कौन कौन पहुंचा है वहां? देखिए, सुबह से तो अगर अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ जी अंदर पहुंचे अंतिम दर्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री JP नड्डा और अमित शाह पहुंचे थे और अब सिलसिला शुरू हो गया। उनके कुछ नजदीकी रिश्तेदार भी यहाँ पहुंच रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और बाकी अलग अलग पार्टीज के नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं। सबका कार्यक्रम है, सबने प्रोग्राम रद्द कर दिए। नीतीश कुमार की जो यात्रा चल रही थी उसको भी रद्द किया गया है। बाकी प्रोग्राम भी, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई थी कल रात को, लेकिन जिसको भी जब भी सूचना मिली, सबने अपने अपने तरीके से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। सबके साथ ऐसे रिश्ते मनमोहन सिंह जी के रहे। हालांकि बहुत कम बोलते थे, सुनते ज्यादा थे। जब भी उनको बोलने का मौका मिलता था, बड़ा ठोस बात क्या करते थे, सब लोग सुना करते थे, संसद के भीतर भी बाहर भी। मुझे भी बहुत बार उनसे मिलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जब थे तब भी उनका 1-2 बार इंटरव्यू किया मैंने। 2004 में जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज हुआ, तब भी 7R4 में मैंने उनका इंटरव्यू किया था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तुरंत बाद बड़ी सहजता, सरलता और सादगी थी उनके पूरे व्यक्तित्व में, और कोई भी उनसे मिलता था तो उनसे कुछ न कुछ हासिल करता था, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे विद्वान और शास्त्री तो थे ही, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे मिलने के बाद एक अमिट छाप उनके व्यक्तित्व की सामने वाले पर छुटती थी और उनको कुछ ना कुछ गेन होता था। तो मनमोहन सिंह के साथ हर एक शब्द का दूसरी उनका मोल पार्टियों था। के हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी और विनोद अग्निहोत्री जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। विनोद जी, आपने तो कई यात्राएं भी जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ की, कुछ आप अपना अनुभव साझा करें, बताएं कि एक प्रधानमंत्री के रूप में जब विदेश जाते थे और वो रिसेशन का दौर भी था जिससे भारत बहुत आसानी से निकल गया, क्या आपकी यादें हैं उनसे जुड़ी हुई? देखिए, एक तो वो दौर था जब प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ मीडिया के लोग जाते थे। मनमोहन सिंह के साथ भी जाने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा यादगार तो मैं कहूँगा जब G20 2012 में मैक्सिको में हुआ, लास काबोस जो शहर है वहाँ पर, वहाँ हम सब लोग थे। हमारा जो मीडिया का जो एरिया था जहाँ पर,
वहाँ से हम लोग देख रहे थे पूरा नज़ारा, स्क्रीन पे भी देख रहे थे, पोर्च पे भी देख रहे थे। तो सबसे दिलचस्प तो तब लगा कि जब जितने राष्ट्राध्यक्ष थे, G20 का मतलब सारे टॉप कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष, उसमें अमेरिका, बराक ओबामा थे, पुतिन थे, सारे लोग थे, डेविड कैमरन थे इंग्लैंड से, एंजेला मार्केल थी, सब आ रहे थे और सबको वहाँ के प्रोटोकॉल मिनिस्टर रिसीव कर रहे थे। सिर्फ 2 लोगों को मैक्सिको के राष्ट्रपति ने पोर्च में आगे रिसीव किया, एक चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और जब मनमोहन सिंह को रिसीव किया तो हम लोगों का सीना वाकई गर्व से फूल गया कि चलिए हमारे प्रधानमंत्री को जो है भाई चीन के तो ले गए, कोई बात नहीं, हमारा तो। और उसके बाद जो डायस पे जब वो गए हैं, जब वहाँ मंच पे, और वहाँ सारे हेड ऑफ स्टेट जो बैठे हुए थे थोड़ा पहले से, उन्होंने जिस तरह वेलकम किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, बाद में हम लोगों ने पूछा जो उनके साथ अधिकारी लोग थे प्रोटोकॉल वाले जो, कि भाई क्या बात हुई, किस तरह घेर कर बात कर रहे थे, तो ज़्यादातर सवाल ये थे कि आपने 2008 की जो मंदी थी जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी, ग्लोबल मेल्टडाउन जो था लेमन्स ब्रदर की फॉल के बाद, उसको कैसे हैंडल किया। और जो भी विजय जी कह रहे थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सारे कदम बताए कि कैसे कैसे हमने मनरेगा के जरिए छोटी स्कीम्स जो सेविंग्स थी उनको किस तरह से चैनलाइज किया और कैसे हैंडल किया। तो ये उनकी एक धाक थी वहां पर ये। और वहां जो भाषण दिया था उन्होंने, वो भाषण बहुत ऐतिहासिक भाषण था जिसमें उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कहा था कि आप पैसा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे उतना पैसा मार्केट में पहुंचेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही अकेला रास्ता है जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हमको बचा सकता है, क्योंकि तब तक जो है इकोनॉमिक क्राइसिस की जो छाया थी वो मिटी नहीं थी पूरी तरह से। तो ये एक था। एक और मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों मेरी एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात हो रही थी, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में सम्मानित भी हैं, पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा मैं जब किसी हेड ऑफ स्टेट से मिलता हूं तो भारत के बारे में बात होती है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल पूछते हैं, हाउ इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये उनकी एक गुडविल थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, भारत के बाहर भी दुनिया में एक अर्थशास्त्री के रूप में। बिल्कुल उन्होंने बनाया। विजय जी, वित्त मंत्री के रूप में, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आम आदमी का जीवन उन्होंने आसान कैसे बनाया। जी बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो राजीव आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन मनरेगा, जैसे मैं आपको जिक्र किया, विनोद जी ने भी जिक्र किया, मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसने हिंदुस्तान की मंदी में आम आदमी को जीने का सहारा दिया। उसको उस तरह से समझिए, बड़ी योजनाओं, उसी योजना ने कोविड में सहारा दिया, और उसी योजना ने कोविड में भी सहारा दिया। एक और बड़ी योजना जिसका बहुत पहले विरोध भी हुआ था, आधार के बिना आज तो हिंदुस्तान में पहचान ही नहीं हो सकती और कुछ काम नहीं हो सकता। लेकिन सारी सरकारी योजनाओं का जो फायदा पहुंचाना आम आदमी तक, उसके लिए आधार योजना का इस्तेमाल किया गया। आधार कार्ड की जो पहचान थी वो मनमोहन सिंह साहब ने दी है। इसलिए ये समझना चाहिए, उनके साथ विदेश यात्राओं में मैं भी बहुत बार गया, तो एक कंफर्ट जोन जो था कि वो विदेश यात्रा पर जब जा रहे हैं तब भी वो फ्लाइट के अंदर काफी समय आपके साथ गुजार रहे हैं, और जब लौट रहे हैं तो उस पूरी यात्रा का क्या पूरा ब्यौरा जो है वो दे रहे हैं। और आप जनवरी 2014 की उन प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी उनको याद कीजिए, जो उस समय तो मनमोहन सिंह सरकार बहुत सारे आरोपों में घिरी हुई थी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में एक बड़ी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 60-65 करीब सवाल प्रधानमंत्री के रूप में और अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस के साथ उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने हाथ खड़ा किया उसको मौका दिया, उसी को मौका वहां पर दिया गया, तो वो उस तरह के लोगों में से रहे। और हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे, तो जब 9 नंबर का रूम हुआ करता प्रधानमंत्री जी का, 9-10 नंबर, तो वहां से निकलते तो आप उनको रोक कर भी बात कर सकते थे। उस तरह के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय जी उन्होंने कहा था हिस्ट्री विल काइंडली जज, हिस्ट्री भी, हाँ, क्योंकि मीडिया ने बहुत अटैक ऊपर किया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी मोर काइंडर देन मीडिया। और जो बार बार उनकी खामोशी की बात होती है, तो जब कोयला आवंटन का जो मसला हुआ और उस पर बहुत हंगामा पार्लियामेंट में हुआ था, तब उसके बाद बाहर आकर उन्होंने ये वाला शेर कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सवालों की नहीं, उन्होंने राजनीति के बहुत सारे जो रहस्य है उनकी आबरू भी मनमोहन सिंह जी ने रखी है। पार्टी के भीतर जो लीडर्स थे, सोनिया गांधी और अन्य जो नेता थे, उनके साथ कैसे उनके संबंध रहे, क्योंकि उनको भी कई बार जो है उनका भी जिक्र किया जाता है कि रिमोट कंट्रोल इत्यादि इत्यादि बातें कही गई, लेकिन कैसे थे उनके पीएम रहते हुए संबंध? देखिए, सोनिया जी के साथ तो उनके संबंध हमेशा बहुत ही अच्छे रहे। मतभेद दोनों में होते थे कुछ मुद्दों को लेकर के, कभी कभी। सोनिया जी के साथ तो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, इसीलिए 10 साल जो है सरकार चली। 2 पावर सेंटर्स थे, कार्य विभाजन बिल्कुल सही था, सरकार चलाने में मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी थी, और संगठन और जो जनता से जुड़े हुए मामले थे उनमें सोनिया गांधी का, उनकी एनएससी का जो है दखल होता था। कई मामले ऐसे हैं जिसमें कई
कई बार सोनिया जी सहमत नहीं होती थी, लेकिन मनमोहन सिंह को कन्विंस करके वो काम करा लेते थे, ये भी होता था। ये रबर स्टैम्प मैं उनको नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि वो दोनों के बीच एक समन्वय था, एक समन्वय के साथ काम करते थे। इसलिए रबर स्टैम्प तो उनके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया था, जो कि हमारे भारत में तो किसी को किसी के बारे में कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी राजनीति में कुछ भी कह दीजिए आप बात। लेकिन मैं नहीं मानता कि मनमोहन सिंह कोई रबर स्टैम्प थे, वो अपने फैसले भी लेते थे। चूंकि और एक उनकी जो कैबिनेट थी भगवान शंकर की बारात जैसी थी, एक से एक दिग्गज उसमें थे। भाई लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, मतलब ऐसे नेता थे, डीएमके के नेता सारे जो है, तो कोई मामूली कैबिनेट नहीं थी। और गठबंधन भी ऐसा था। छोटा सा सर सवाल लेना हूं मैं विजय जी, चूंकि आपने पुस्तक लिखी है, आरएसएस का क्या दृष्टिकोण था उन पर? आरएसएस यदि देखा जाए शुरुआत में तो जो पूरा का पूरा लिबरलाइजेशन है उसके खिलाफ रहे। इवन जब मनमोहन सिंह के बाद भी, मनमोहन सिंह से पहले जब वाजपेयी सरकार थी तब भी लिबरलाइजेशन को लेकर ही स्वदेशी जागरण मंच ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ काम किया। लेकिन जो मनमोहन सिंह ने काम किया उस पर संघ ने कहना चाहिए एक इनडायरेक्ट सहमति जाहिर की। और आज भी जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने उनको याद करते हुए उनकी तारीफ की है कि किस तरह से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। एक चीज मैं उनके वित्त मंत्री के तौर पे कह दूं कि वित्त मंत्री वो खुद तो एक्सीडेंटल बने ही थे, जैसे मैंने जिक्र किया कि नरसिम्हा राव ने बनाया, लेकिन जब वो खुद प्रधानमंत्री थे तो उनकी पसंद के वित्त मंत्री नहीं बन पाए। एक बार वो सी रंगराजन साहब को बनाना चाहते थे तो प्रणब मुखर्जी वहां पर वित्त मंत्री बने, और एक बार मोंटेक सिंह एलुवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते, तब चिदम्बरम वित्त मंत्री बने। हालांकि फिर मोंटेक सिंह को उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष तो बनाया ही, इसके साथ कैबिनेट का दर्जा दिया ताकि कैबिनेट में वो बैठकर उनकी मदद कर सके। तो बहुत सारे चीजें होती है जिन पर, और ये बात ठीक कह रहे हैं कि सोनिया जी के साथ उनका एक ऐसा रिलेशन, उसको यूं ध्यान कीजिए कि 2004 में जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो कलाम साहब ने अपनी किताब में जिस बात का जिक्र किया कि जब सोनिया जी वहां पर आने वाली थी, क्योंकि यूपीए की लीडर थी, तो उनके नाम का पत्र बना दिया था राष्ट्रपति भवन ने प्रधानमंत्री के लिए, इनवाइट के लिए, सरकार बनाने के निमंत्रण के लिए। लेकिन जब सोनिया जी ने कलाम साहब से बात की और उन्होंने मनमोहन सिंह को का नाम रखा तो कलाम साहब भी हैरान हुए, और राष्ट्रपति भवन में वो चिट्ठी दोबारा बनी सरकार के निमंत्रण के लिए, और मनमोहन सिंह के नाम से वो चिट्ठी जारी की गई।